Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing irrelevant statement session 5, and this is the weekly schedule of the class, so you can take a screenshot of it. Okay, so here is the first set, and what does it say? It says 4 statements are given below, labeled A, B, C and D. Of these 3 statements are in logical order and form a coherent paragraph or passage. From the given options, choose the option that does not fit the sequence. ठीक है, तो ये 4 सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, ठीक है, और ये एक पैसेज का ही पार्ट है, ठीक है, बट हमें इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट को हमें डिफरेंशिएट करना है, एक ऐसा स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है जो कि ऑड मैन आउट है, ठीक है, जो बाकी 3 स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि 3 स्टेटमेंट्स जो रहेंगे वो एक सेंट्रल थीम के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड द फोर्थ वन विल बी टॉकिंग समथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट लेट अस रीड दिस आउट एंड देन बिगिन विद द टुडे सेशंस. ओके, सो व्हाट डज इट से? Dinets first observed the behavior in 2007 when he spotted crocodiles lying in shallow water along the edge of a pond in India with small sticks or twigs positioned across their snouts. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक डिनेट्स एक पर्सन है, ठीक है, ये किसी तरीके का रिसर्चर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ही फर्स्ट ऑब्जर्व, ठीक है, तो ऑब्जर्व कौन करेगा? कोई रिसर्चर ही करेगा, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि डिनेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर इन 2007 में उसने क्या देखा कि क्रोकोडाइल का एक पैटर्न है। वो क्या पैटर्न है? कि इट इज लाइंग इन शैलो वाटर्स अलोंग द एज ऑफ अ पॉन्ड। तो वो क्या करता है कि एक पॉन्ड के किनारे वो पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और क्या करता है कि स्मॉल जो स्टिक्स होते हैं, छोटे छोटे जो लकड़ी होते हैं, ठीक है, या ट्विग्स होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है अपने स्नाउट्स के अराउंड, क्या उसके सामने क्या करता है? पोजिशन कर लेता है, ठीक है। स्नाउट्स क्या होता है? स्नाउट्स होता है जिससे वो सांस लेता है, जो उसका नाक होता है उसको स्नाउट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो वहां पे पोजीशन कर लेता है किसको? स्टिक्स और ट्विग्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? द बिहेवियर पोटेंशियली फूल्ड नेस्ट बिल्डिंग बर्ड्स वेडिंग इन द वाटर फॉर स्टिक्स इनटू थिंकिंग दैट स्टिक्स वेयर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये बिहेवियर जो है ये कैसा बता रहा है कि इट फूल्ड द नेस्ट बिल्डिंग बर्ड्स। तो इसका जो बिहेवियर है, इससे ये अपने बिहेवियर से जो बर्ड्स हैं उसको क्या करता है? वो फूल कर देता है, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स का क्या काम होता है? बर्ड्स का ज्यादातर समय इस चीज में गुजरता है कि या तो वो खाना खोजेगा, ठीक है, या तो वो क्या करेगा? अपना घोंसला बनाएगा, ठीक है। तो घोंसला बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको ट्विग्स चाहिए, स्टिक्स चाहिए, छोटे छोटे स्टिक्स चाहिए, ताकि उसको एक जगह रख के उसको नेस्ट अपना बना सके, ठीक है। तो वो क्या करता है? स्टिक्स के लिए वो घूमता फिरते रहता है, ठीक है, और वो जब फ्लोटिंग वाटर के ऊपर उसको दिखता है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक इजी मीडियम रहता है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा भी टुकड़ा जो मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? द क्रोकोडाइल्स रिमेन स्टिल फॉर आवर्स एंड इफ अ बर्ड नियर्ड द स्टिक दे वुड लंज, ठीक है। तो क्रोकोडाइल क्या करता है कि एक ही जगह पे घंटों तक वहां पे बिल्कुल बुद्ध की तरह बिल्कुल एक जगह पे रहता है, ठीक है, मतलब लगता है जैसे कि कोई निष्क्रिय प्राणी वहां पे है, या कोई भी चीज ऐसा जो डेड है वैसा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे ही बर्ड क्या करता है उस स्टिक्स को लेने के लिए, जैसे ही वो सामने आता है तो क्या करता है? दे वुड लंज, तो वो झपट्टा मारता है, ठीक है, और बर्ड को खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो खाना है उसको मिल जाता है क्रोकोडाइल को, ठीक है। सो ये उसका एक तरीका है उसका हंटिंग करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्रोकोडाइल्स आर वे क्लेवर देन थॉट अबाउट जनरली। तो बोल रहा है कि क्रोकोडाइल्स जो हैं वो कई ज्यादा गुना वो क्लेवर है, जैसा कि हम उनको सोचते हैं कि वो जितना चतुर होंगे उससे कई गुना ज्यादा वो चतुर है, ठीक है। ओके, तो हमें ये पढ़ने पे पैसेज हमें समझ में आ रहा है कि ये जो टोटल जो सीन है किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? ये क्रोकोडाइल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और चारों सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल्स के बारे में मेंशन है, उसके कुछ पैटर्न्स के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ऑड स्टैंड आउट करता है, ठीक है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट में देखते हैं तो उसमें क्या बता रहा है कि क्रोकोडाइल जो है वो क्या करता है? ट्विग्स को अपने नाक के सामने, स्नाउट्स के सामने उसको पोजीशन कर लेता है, ठीक है। और दूसरे में बोल रहा है कि जो वो क्या करता है? फूल करता है किसको? जो बर्ड्स होता है, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स को लगता है कि स्टिक वहां पे पड़ा हुआ है और वो आके उसको उठा के ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको
अपना नेस्ट बनाना रहता है, ठीक है। ओके, और तीसरा में क्या बता रहा है कि वो घंटों तक एक जगह पे बिल्कुल स्थिर रहता है, बिल्कुल स्टैचू जैसा रहता है, ठीक है। और जैसे ही वो बर्ड सामने आता है तो वो क्या करता है, उस पर झपट्टा मार के उसको खा लेता है, ठीक है। तो ये जो अगर हम इसको देखते हैं तो ये 1 2 3 जो है ये तो आपका किसके क्या चीज बात कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी के बात कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा है कि क्रोकोडाइल जो है वो किस टाइप का स्ट्रेटेजी अपनाता है जिसकी वजह से वो अपना शिकार कर सकता है, ठीक है। और जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि दे आर वे क्लेवर देन थॉट, जितना हम उनको चतुर समझते हैं उनसे ज्यादा वो चतुर है, ठीक है। तो ये जो बात कर रहा है फोर्थ में, ये आपका जो है बहुत ही जनरल बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जनरल बात ये हो रहा है कि वो काफी ज्यादा क्लेवर है, ठीक है। जैसा जितना हम सोचते हैं उनके बारे में उससे कई गुना ज्यादा वो क्लेवर है, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये फर्स्ट 1 2 3 जो है बिल्कुल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ही बात हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ जो है ऑड मैन आउट है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। ओके, तो इसमें भी जो है आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम ही है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किससे रिलेटेड बात कर रहा है। तो बोल रहा है द कम्पिटिटिव प्रेशर्स इन द इन्वायरमेंट हैव रेडिकली ऑल्टर्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बोल रहा है जो कम्पिटिटिव प्रेशर्स है, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो जो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर होता है उसका काम क्या होता है कि वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज करे, ठीक है। और उसका एक ये भी काम होता है कि वो जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जो बहुत ही वर्क फ्रेंडली हो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या है, बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव प्रेशर्स है क्योंकि हर कोई चाहता है कि बेस्ट टैलेंट उसके पास आए, ठीक है। तो उसी प्रेशर की बात कर रहा है कि जो कम्पिटिटिव प्रेशर जो इन्वायरमेंट में है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, इट हैज रेडिकली ऑल्टर्ड, ठीक है, द कंटेक्स्ट इन विच ह्यूमन सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पहले जो ह्यूमन रिसोर्स का जो काम होता था, जो एचआर का काम होता था, ठीक है, उससे काफी ज्यादा वो अब उसमें तब्दीलियां आ चुकी हैं, काफी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट्स आ चुके हैं, काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या चेंजेस है हम देखते हैं। बोल रहा है द एचआर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, क्या बोल रहा है, द एचआर कॉम्पिटेंसीज इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरेज परफॉर्मेंस इन एचआर फंक्शन, ठीक है। तो एचआर जो कॉम्पिटेंसीज है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द एवरेज परफॉर्मर्स, ठीक है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है कि सब बिल्कुल टॉप लेवल का एक्सेलेंट कैंडिडेट होगा, कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ बिलो एवरेज भी होंगे, ठीक है। तो कोई बिलो एवरेज वाला को तो कोई भी नहीं रखना चाहेगा, मगर जो एवरेज है उनको क्या करना चाहेगा कि वो इंप्रूव करना चाहेगा, और जो एक्सेलेंट है उसको क्या करना चाहेगा कि वो उनको रिटेन करना चाहेगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या वो क्या डिफरेंशिएट करता है, क्यों, क्योंकि एचआर को भी क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उसका सैलरी हाइक भी करना पड़ता है तो वो किस चीज के बेसिस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी एक चीज होता है जो एचआर को एक पैरामीटर से जिसके वजह से उनका जो सैलरी है वो हाइक होता है, ठीक है। तो अगर वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स को अगर डिफरेंशिएट नहीं करेगा एवरेज परफॉर्मर्स से तो कैसे चलेगा, उसको तो ये काम तो उसका तो सबसे बेसिक काम यही हो जाता है आज के डेट में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि एचआर कॉम्पिटेंसीज किस चीज में डील करता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स में डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ट्रेडिशनल रोल ऑफ एचआर, अच्छा जो पहले जो एचआर का जो रोल होता था उसके बारे में बात कर रहा है। द ट्रेडिशनल रोल ऑफ एचआर बेस्ड ऑन द इमेज ऑफ ट्रांजैक्शन and administrative oriented HR practitioners providing services to the set of customers is undergoing change, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो HR का जो पहले जो रोल हुआ करता था, ठीक है, तो उसका क्या था, बेसिकली रोल क्या था, ट्रांजैक्शन करने का था और एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेशन का उसका काम होता था, ठीक है। बट क्या बोल रहा है कि आज के डेट में जो है इट इज अंडरगोइंग चेंज, वो जो है अब तब्दीलियां उसमें आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोलता है, with the focus moving towards integrating HR into strategic planning of the organization and an other dimension is added to the picture of HR service delivery, ठीक है। तो बोल रहा है कि फोकस कहां से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, towards
इंटीग्रेटिंग HR इनटू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो अब HR का काम क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो HR का ही एक काम हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक नया डायमेंशन जो है उसके वर्क प्रोफाइल में ऐड हो गया है। ठीक है, कि अब उनको रिक्रूटमेंट वाला काम तो करना ही है, साथ में साथ उनको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी उनको करना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो आपके परफॉर्मेंस को क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है कि आप अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी करोगे। ठीक है, ओके, तो ये बोल रहा है कि एक अदर डायमेंशन उसके काम में ऐड हो जाता है टू द पिक्चर ऑफ HR सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो HR का काम सिर्फ जो है उनका सैलरी स्लिप पर बनाना यही काम नहीं है उनका, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी उनका एक नया काम जुड़ चुका है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये टोटल जो किस चीज से अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका सेंट्रल थीम, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द HR वर्क प्रोफाइल। ठीक है, ये HR का काम क्या होता है। ठीक है, तो HR का काम क्या होता है ये तो ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा कहीं ना कहीं कि HR का क्या काम होता है, मगर इसमें हम देख रहे हैं ये कि इसमें बोल रहा है कि जो HR का जो रोल जो था, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो दिन पर दिन वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और आज के डेट में उनको सिर्फ रिक्रूटमेंट का ही काम नहीं, उनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी काम उनको देखना पड़ रहा है। ठीक है, और ये एक अदर डायमेंशन है। ठीक है, तो इसमें सारा सब में तो आपका HR से रिलेटेड ही बात किया गया, तो इसमें आखिर ऐसा क्या है डिफरेंट जिसमें से कि जो स्टैंड आउट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पहला में आपका क्या स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है, अबाउट द competitive pressures। तो competitive pressures is indirectly altering the way human resource services are changing within the organization। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्या है, क्योंकि ये जो टोटली चीज है ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कि HR जो है वो कैसे इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड में आप देख रहे हैं, तो सेकंड में किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है, ये सिर्फ एक HR का एक रोल के बारे में बात कर रहा है कि वो कैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से उसका एक काम बता रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन का इसमें कुछ बात नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड में बात कर रहा है कि ट्रेडिशनल रोल पहले HR का क्या था और आज के डेट में कैसा वो अंडरगोइंग चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड फोर्थ में भी क्या बता रहा है कि इट इज मूविंग टुवर्ड इंटीग्रेटिंग HR इनटू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 1, 3 एंड 4 जो है आपका जो है एक ही तरीके का बात कर रहा है अबाउट द रोल ऑफ HR दैट इज गेटिंग चेंज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही सारा चीज बात कर रहा है, मगर जो आपका जो HR का जो सेकंड स्टेटमेंट में इसमें HR का क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग अबाउट द HR कॉम्पिटेंसीज, कि HR का कॉम्पिटेंसी क्या होता है। तो ये HR का कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड तो ये पैसेज नहीं है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, आपका ऑड मैन आउट है। ओके, सो statement 2 will be your odd man out। okay, so by this we come to the end of the today's session। thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video। thank you so much।